सबसे पहले दोस्तों आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों ये नया साल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पूरे परिवार के लिए, क्योंकि इस साल हमारा परिवार एक फुल फ्लेज बिजनेस इंस्टीट्यूशन, बिजनेस परिवार करके एस्टैब्लिश होने वाला है। और इसका कारण है कि इस साल की शुरुआत ही हम प्रॉपर फिक्स्ड ऐसे इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के साथ कर रहे हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट व्यवस्था जो पूरे हमारे बिजनेस का ख्याल रखेगी। और इस साल जो हमारा फोकस है वो एक ही होने वाला है, और वो है बिजनेस का निर्माण करना, रेवेन्यू का निर्माण करना, प्रॉफिट का निर्माण करना। अभी जितना भी पोटेंशियल हमने बना लिया है, जितना बड़ा परिवार हमने बना लिया उतना काफी है। अभी इस बेस पे कैसे हम हमारे एमसीएल के एमकोल एमसीएनजी प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, कैसे हमारे सभी एमएसएस जो शायद अभी प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं, लेकिन कौन सा बिजनेस वो इमीडिएटली कर सकते हैं कि उनके लेवल पे, तहसील लेवल पे हम बिजनेस रेवेन्यू का निर्माण करें। कैसे हमारे सभी एमवीपी सभी ग्राम पंचायत लेवल पे कौन से बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं, उसका निर्माण करें। और कैसे हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बने हुए हैं उनके लेवल पे हम कौन सा बिजनेस इस साल शुरुआत कर सकते हैं। बस यही एक फोकस के साथ इस साल हम काम करने वाले हैं। और इसके लिए जो भी फंडिंग लगेगी, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो ये व्यवस्था अभी पूरा करेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल हम प्रॉपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश होने वाले हैं। इसलिए आप सभी अपने आप का, खुद का बहुत अच्छा ख्याल रखिए। और मैं कामना करता हूं कि ये आने वाला साल पूरी तरह से बहुत सारी समृद्धि लेके आए और हम सबके लिए बहुत सारी खुशियां भी लेके आए। दोस्तों तो फंडिंग की अपडेट यह है कि अभी फंडिंग के लिए एक व्यवस्था का निर्माण हो चुका है, और यह व्यवस्था एक कॉर्पोरेट जैसे काम करेगी। जिस तरह से कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन काम करता है वैसे काम करेगी। यानी 1 रुपया भी अगर खर्च करना है तो 1 रुपया किसके लिए, कैसे, उस प्रॉपर प्रोसेस और ड्यू डिलीजेंस के बाद ही ये पैसे खर्च होंगे। ये व्यवस्था करेगी उसका काम। और दोस्तों बेसिकली दो चीजें हैं। एक तो वो खर्च कि जो आज हमारी जो लायबिलिटी है उसकी तरफ जा रहा है, और जिसे बर्निंग कैपिटल ऐसा कहा जाता है। और दूसरा वो खर्च है जो हमारे बिजनेस निर्माण के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए इन्वेस्ट होगा, और जिसे हम ग्रोथ कैपिटल कहते हैं। तो हमेशा अभी इसकी जो शुरुआत है इसके प्रोपोर्शन के साथ होगी। जो लायबिलिटीज के लिए पैसे जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो अगर 1 है तो 10 गुना, उसके 10 गुना इन्वेस्टमेंट होगी हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, रेवेन्यूज के ऊपर। और ये काम अभी ऐसे ही चलता जाएगा। ये काम तब तक चलेगा जब तक ऑफकोर्स सब लायबिलिटी पूरी हो जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में जितना भी हमारा पोटेंशियल है, जितनी भी हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट, वो बिजनेस के फंडिंग की व्यवस्था ये पूरा सिस्टम करेगा। तो एक तो बात तय है कि हमें आने वाले दिनों में या इसके बाद कभी भी फंडिंग की कोई भी चिंता नहीं है। तो दोस्तों हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि बिजनेस एक्शन प्लान का निर्माण करना। दोस्तों हमें हर क्षेत्र को, हर ग्राम पंचायत को, हर तहसील को सुजलाम सुफलाम क्षेत्र बनाना है। हमारे क्षेत्रों को सबसे ज्यादा मैक्सिमम आर्थिक और सामाजिक दृष्टि विकसित करना है। और उसके लिए हमने 5E मिशन का लक्ष्य रखा है। उसके लिए हमें 5E यानी 5 ऑब्जेक्टिव, 5 गोल, ध्येय, उसको हासिल करना है। 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, 100% हमारे किसानों का, महिलाओं का सक्षमीकरण करना है, हमारे यहाँ का मैक्सिमम आर्थिक विकास करना है, हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र को ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र को पर्यावरण का संवर्धन करना है। और ये सब करने के लिए हमें करना है बिजनेस। वो बिजनेस क्या करना है इसके बारे में हमें काम करना है। आपकी, मेरी, हमारी सभी उद्योजकों की एक ही जिम्मेदारी है कि मैं जिस ग्राम पंचायत में रहता हूं, मैं जिस तहसील में रहता हूं, उस तहसील में कौन सी ऐसी चीज है जो मैं तैयार कर सकता हूं। मेरे तहसील में, मेरे आजू बाजू में जो बिजनेसेस हो रहे हैं, जो मार्केट है, उस मार्केट में कौन सा वो गैप है, कौन सी वो अपॉर्चुनिटी है कि जहां मैं अपने ये प्रोडक्ट तैयार करके बेच पाऊं। जहां रॉ मटेरियल हमारे किसान तैयार करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग हमारी महिलाएं। और हमारे पास ये 3 अलग अलग क्षेत्र भी तो है, 3 अलग अलग बड़े सेक्टर, जो हर सेक्टर में जो कई सारी अपॉर्चुनिटीज है। हमारा बायोफ्यूल सेक्टर इस करंट जो ऑयल एंड गैस सेक्टर को पूरी तरह से रिप्लेस करेगा इन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और तो इसलिए जो जिस तरह से भी काम या बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसमें वो सेम अपॉर्चुनिटीज हमारे बायोफ्यूल सेक्टर में आएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फूड और फूड प्रोडक्ट में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है जिसको हम कर सकते हैं। और एमएसपी
यानी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स ऐसे जो पेट्रोकेमिकल के कई सारे प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेगा और इस प्रकृति का ख्याल रखेगा। तो हमें सिर्फ उसके ऊपर काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, हम जिस देश में पैदा हुए हैं, ये जो हमारा भारत देश है, ये दुनिया का सबसे अमीर देश है। हमारे देश में जो जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो प्राकृतिक संपदा है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये हिमालय किसी के पास नहीं है। ये नदियां जिन्होंने हर मिट्टी को जो सुजलाम सुफलाम सोने जैसा बनाए, ये दुनिया में किसी के पास नहीं। हमारे पास जितनी खेती है, वो खेती दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं। अमेरिका, चीन, हम ये दोनों देश हमसे 3-3 गुना बड़े हैं, लेकिन इनके पास भी इतनी खेती नहीं जितनी हमारे पास है। और सिर्फ खेती की बात नहीं, हर एक अगर कोई प्राकृतिक संपदा है, वो भारत के पास बहुत भर भर के। इसलिए हमारा देश दुनिया में सबसे अमीर देश कुदरत ने बनाया है। और अगर इस नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, इस प्राकृतिक संपदा के ऊपर अगर कोई बिजनेस करना है ना, तो सबसे ज्यादा बिजनेस हम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बिजनेस करने का पोटेंशियल हमारा है। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज की नहीं है, बात ह्यूमन रिसोर्स की भी है, बात बौद्धिक संपदा की भी है। दोस्तों, बौद्धिक संपदा में भी हम इतने आगे हैं। यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो से वो उस टाइम का जो सिविलाइजेशन था, जो हमारी संस्कृति थी, और वहां हमने क्या हासिल किया था, अगर आप देखोगे तो दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन उस वक्त हमारे आसपास भी नहीं थी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान। दुनिया की सबसे जितनी भी विश्वविद्यालय थी, वो हमारे देश में थी। ऑलमोस्ट सभी देशों से हजारों किलोमीटर का सफर करके, सैकड़ों दिन सफर करके लोग भारत में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आते थे। यहां उस टाइम जो विश्वविद्यालय थे, वो आज की तारीख में जो विश्वविद्यालय है, उतनी ही शाखाएं या स्पेशलाइजेशन हमारे विश्वविद्यालय में हुआ करता था। आज की भी अगर बात करें तो देखिए, योगा हमारे हर तरह के स्वास्थ्य के लिए, यानी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए सभी तरह से अच्छा है। ये पूरी दुनिया को पता चल रहा है। सबसे ज्यादा लोग योगा को जुड़ रहे हैं अमेरिका से हर साल, वो देश जिसे हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। और ऐसा ही होने वाला है आयुर्वेदा के साथ। सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर उपचार पद्धति आने वाले दिनों में अगर कोई होगी तो आयुर्वेदा होगी, ये एस्टेब्लिश होने वाला है। और ऐसे कई सारे सेक्टर्स थे कि जिस सेक्टर्स में, क्षेत्र में भारत ने हमेशा दुनिया का नेतृत्व किया है। और आज एक सेक्टर ऐसा है कि जिसके बारे में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने, और वो है हैंडीक्राफ्ट। दोस्तों, हस्तकला। दोस्तों, दुनिया में आज भी सबसे सुंदर वो चीज है जो प्राकृतिक है और जो हाथों से बनाई गई है। आज टेक्नोलॉजी की कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स हैं जो काम करते हैं, लेकिन आज भी जो चीज हाथों से बनाई जाती है, जो प्राकृतिक होती है, उसका बहुत ज्यादा मूल्य होता है। वो सबसे ज्यादा लग्जरी समझी जाती है। आज भी दुनिया का सबसे महंगा जो सूट होगा ना, वो कोई ना कोई हाथों से बना रहा होगा। वो अपनी कौशल्य और उसकी जो एबिलिटी, उसके अनुसार वो बनाता होगा, दुनिया का सबसे महंगा होगा। दुनिया का सबसे महंगा जूता हाथों से बनाया जाता होगा। दुनिया की सबसे महंगी बैग, दुनिया की सबसे महंगे फर्नीचर, ये सभी हाथों से बनाए जाते हैं। यहां तक कि दुनिया की सबसे महंगी जो कार है ना, रोल्स रॉयस, उसके कई सारे पार्ट्स हाथों से बनाए जाते हैं। तो ये हाथ का जो हुनर है, वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर, सबसे लग्जरियस ऐसी चीज समझी जाती है। और दोस्तों, इस हुनर में भारत के सामने कोई भी देश नहीं। हो सकता है कुछ ईस्ट एशियन देश में थोड़ा थोड़ा हुनर है, लेकिन भारत बहुत 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 आगे हर क्षेत्र में। यानी मेटल्स के ऊपर अगर कोई हैंडवर्क या हस्तकला करनी है, लकड़ी के ऊपर करनी है, कपड़ों के ऊपर करनी है, मिट्टी के बर्तन तो है ही, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें, हर एक क्षेत्र में हमारा स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये स्पेशलाइजेशन मशीन से नहीं आएगा। ये जो चीजें हम हाथों से बनाते हैं, वो मशीन से बिल्कुल नहीं बनती है। इसका बहुत बड़ा मूल्य है। और दोस्तों, इसी के साथ एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। आज हम देखते हैं कि कई सारी जगह पे हमारे हस्तकला कम कम होती जा रही है, लेकिन सिर्फ बिजनेस एंगल से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ये प्रोडक्ट एक तो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से हम बनाते हैं, और जिस तरह से हम बनाते हैं खूब बेहद ही खूबसूरत होते हैं, और कई सारे पेट्रोकेमिकल के चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं आज। यानी दुनिया में आज इतनी बड़ी पहल है सस्टेनेबिलिटी की और ऐसे प्राकृतिक चीजों के ऊपर जाने की। इस पे बहुत बड़ा
महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है हमारी हस्तकला। हम देखते हैं, आज भारत में भारत तो इतना महान और इतना अमीर देश है कि हर राज्य में, हर जगह में हमें अलग अलग हस्तकला है, और हमें अनुभव करते हैं कि हस्तकला कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। लेकिन अगर बिजनेस के एंगल से देखेंगे आप, तो यही हस्तकला का जो एक्सपोर्ट है, पिछले 50 साल पहले ये एक्सपोर्ट सिर्फ ऐसा समझिए कि 200-230 मिलियन डॉलर था। यानी आज के समझिए 1700-1800 करोड़ था। आज के तारीख में जहां आपको लगता है कि ये हस्तकला कम कम होती जा रही है, लेकिन उसका एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ इतना बन चुका है। 90 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। सिर्फ जरूरत है ऑर्गेनाइज करने की, और ये सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसका कई सारे सेक्टर्स में, कई सारी जगह में है। और ये सिर्फ भारत कर सकता है, दूसरा दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता है, और ये काम मशीन से नहीं होगा। और इसके लिए रेडी मार्केट है जो चाहती है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना। और ऐसा ही एक सेक्टर मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, और वो है खिलौनों का, टॉय इंडस्ट्री, खिलौनों का व्यापार। दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है कि जैसे अगर हम इसके बारे में सोचे, बिजनेस के बारे में सोचे, तो हम सोचे, शायद हमें ऐसा लग सकता है कि ये बहुत छोटा बिजनेस है, छोटा सेक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में ये सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। हाँ, हमारे देश में छोटा है, हमारे देश में जितना होना चाहिए उतना नहीं, बहुत छोटा है, लेकिन बहुत छोटा यानी फिर भी 1.7 बिलियन डॉलर का है। फिर भी 15,000 करोड़ का बिजनेस हर साल इसमें होता है। और इस देश का अगर आप ट्रेंड देखोगे, 2019 तक इस देश में जो भी खिलौनों का व्यापार होता था, उस व्यापार में मैक्सिमम, यानी व्यापार ऐसा होता था कि हम पूरी तरह से चीन के ऊपर डिपेंडेंट, यानी चीन अब 80% से भी ज्यादा खिलौने जो भी मार्केट में बेचे जाते, रास्ते से लेकर दुकान तक, वो सब चीन से आते थे। चीन से आते थे, और बाकी यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर व्यापारी उसको बेचा करते थे। लेकिन जी 2019 के मेरे बाद लाइफ अकेला आदमी है हेलो जिसने अपने बंगले हेलो तो लेकिन 2019 के बाद अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट ने ये जो इंपोर्ट टॉयज का हो रहा है, उस इंपोर्ट के ऊपर टैक्स 60% हो गया है, और अभी 70% टैक्स है। इनफैक्ट ये जो मटेरियल इस्तेमाल होता है इस खिलौनों के लिए, वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन लाया। और इसी की वजह से हमारा जो पिछले 5 सालों में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है इस टॉयज की, बढ़ रही है। और अभी इतनी बड़ी है पिछले 5 सालों में कि हम जितना इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी आज की तारीख अगर हम देखेंगे तो आज हम नेट एक्सपोर्टर इस खिलौने के। यानी पहली जो परिस्थिति थी हमारे 2019 की, वो पूरी तरह से बदल गई। हम पूरी तरह से इंपोर्टर थे, हमारा एक्सपोर्ट कुछ था ही नहीं, लेकिन अभी हम नेट एक्सपोर्टर बने। लेकिन फिर भी इस पूरे बिजनेस में हमारा जो हिस्सा है, शेयर है, वो बहुत छोटा सा है। यानी अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 0.3% है। 0.3। जिस देश में 18% आबादी रहती है, उसका इस खिलौने में जो वो 0.3% है। 0.3% में ऑलमोस्ट 1300 करोड़ रुपए है, और वही हम कम से कम एक 75,000 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। जो व्यापार किलो 1.5 लाख करोड़ तक हम लेके जा सकते हैं, आज सिर्फ 15,000 करोड़ का है। और इंपोर्ट है, हमारा इंपोर्ट 0.5% है, और ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसका जो पोटेंशियल है, अगर हम देखेंगे, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हम आज जो व्यापार कर रहे हैं, 1300 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या टोटल 1500 करोड़ 15,000 करोड़ का ये जो बिजनेस चल रहा है, इस बिजनेस में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन इस पोटेंशियल में हम लोग कहीं ना कहीं कम है, कुछ ना कुछ इशू है जो समझने होंगे। तो अगर उसको दूर करें तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात सही है कि हम अभी 2019-20 के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ ऐसे 19-20 की वजह में कि जब पूरी चीजें बदल गई, तो 19-20 में हुआ कोरोना, कोविड। यानी 2019-20 के पहले, 20 के पहले 2019 तक पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब था चाइना। यानी आपके मोबाइल में जो चिप है, उससे लेके कंप्यूटर का चिप, कार का चिप, उससे लेके खिलौना तक, कई सारी चीजें चीन में बनती थी। कोरोना के बाद, कोविड के बाद, ये सब पूरी दुनिया की अब एक नई पहल है, नई पॉलिसी है, चाइना प्लस वन पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि चीन के साथ साथ कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए।
और वो ऑप्शन पूरी दुनिया के लिए है भारत। तो 2019 के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग यहां बढ़ी है वो बेसिकली बढ़ी है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। यानी दुनिया में खिलौनों का सबसे ज्यादा धंधा करने वाला अगर कोई देश है तो वो अमेरिका है। जो बड़े बड़े जो ब्रांड है वो अमेरिका के, जो चीन से बनवाता था, अभी उन्होंने 19 के बाद हमसे बनवाना शुरू कर दिया। तो हम जो खिलौने बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली इन्हीं कंपनियों के लिए, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके लिए हम बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बेसिकली ये लोग जो हमें व्यापार देंगे या जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉन्ट्रैक्ट देंगे उसके बेस पे। दूसरा ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग में कई सारी इसके स्पेयर पार्ट्स हैं जो आज भी हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश में नहीं होते। जैसे सिंपल चीजें, जैसे गुड़िया में जो आंख है उसकी जो क्रिस्टल्स है या बीट्स है वो हम बाहर से मंगाते हैं। दूसरा यानी छोटे छोटे मोटर्स होते हैं, यानी गुड़िया में भी आज मोटर्स होते हैं, कार में होते हैं, कई सारे खिलौने में होते हैं। ये छोटे छोटे मोटर्स भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम यहाँ नहीं बनाते। तो एक डिपेंडेंसी है कि हम ये मैन्युफैक्चरिंग में भी कई सारी चीजें हैं जिसके लिए हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि आज भी कई सारे ऐसे लोग जो 19 तक चाइना से माल इंपोर्ट करके बिजनेस करते थे, वो आज भी ऐसे अनब्रांडेड इलीगल तरीके से, गलत तरीके से ये टॉयज, ये खिलौने मंगवा रहे हैं। और फिर उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता, इसलिए वो अच्छी तरीके से ज्यादा मार्जिन लेके इसको आज मार्केट में बेच रहे हैं। तो आज ये पोटेंशियल है और ये परिस्थिति आज बनी हुई है खिलौने के मार्केट पे, और यही हमारी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में सर। ये जो काम चल रहा है, ये जो परिस्थिति बनी हुई है, एक तो आप समझिए कि बहुत बड़ा बिजनेस है ये खिलौना का। हमारे देश में सिर्फ हम 1% से भी कम का व्यापार है हमारे यहाँ, लेकिन पूरी दुनिया की अगर बात करें तो बहुत बड़ा बिजनेस है। और कोई भी पेरेंट्स, हर जो कस्टमर है, ग्राहक है, वो ये चाहता है कि हमारे बच्चों को एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, और इस दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 रॉ मटेरियल। दुनिया में जो भी खिलौने बनते हैं, चाहे वो अमेरिका में बने, चीन में बने, दुनिया के किसी भी इसमें बने, मैक्सिमम 99% वो बनते हैं पेट्रोकेमिकल से। तो और ये पेट्रोकेमिकल, ये जो खिलौने बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही घातक है, जो लेबर्स है उनके लिए भी, उसका इस्तेमाल करते वक्त भी, और वो इस्तेमाल करने के बाद जब फेंक देते हैं हम लोग तो ये कचरा बन रहा है, पेट्रोकेमिकल का कचरा। वही सॉलिड वेस्ट जो आज मिट्टी को खराब कर रहा है, पानी को खराब कर रहा है, जलाने के बाद हवा को खराब कर रहा है। दूसरा, ये जो चीजें है जो हम बना सकते हैं, ये बेहद ही खूबसूरत ऐसी चीजें बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम पेट्रोकेमिकल को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। हम भारत में जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसमें कोई पेट्रोकेमिकल नहीं हो। आपको जितने भी सॉफ्ट टॉयज चाहिए ना, हमारे पास उतना अच्छा कॉटन है। आपको जो भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, वो हम बना सकते हैं। तो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। दूसरा है, जितनी खूबसूरत चीजें हम बना सकते हैं भारत, क्योंकि हाथों से बनाई, वो मशीन नहीं बना सकती, ये हमारी स्पेशलिटी, ये हम कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे बच्चों के लिए, इसमें जो ग्राहक है वो बच्चे हैं, इसका बहुत ज्यादा ख्याल पेरेंट्स रखते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही सेफ, सुरक्षित ऐसे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। और जितनी वैरायटी हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। एक बहुत बड़ा पोटेंशियल, एक बिजनेस का पोटेंशियल इस माध्यम से हमारे सामने है। और एक बात समझे कि ये चीज सिर्फ बिजनेस की नहीं है, खिलौने ये हमारे राष्ट्र निर्मित के लिए भी उतनी जरूरी है। खिलौने बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये खिलौने होते हैं कि खिलौने की वजह से बच्चे कॉग्निटिव एबिलिटीज सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे स्कूल में जाते और पढ़ते सीखते, वो मेहनत करते बराबर है। तो स्कूल में जाने के बाद हम पढ़ाई करते हैं, वो लर्न करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, समझते हैं और उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जब कॉग्निटिव, जब क्रिएटिव थिंकिंग करनी होती है, अभी जो नॉर्मल हमारी जो प्रोसेस है उसमें ये जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन के 2 पार्ट है, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। नॉर्मल ये जो लर्निंग की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है, जो उसमें करता है। लेकिन जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होती है या क्रिएटिव एबिलिटी होती है, वो कब होती है? जब आप राइट साइड ऑफ ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। और ये राइट साइड ऑफ ब्रेन आप कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप ये खिलौने बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चे इस खिलौने से वो कॉग्निटिव एबिलिटी सीखते हैं,
वो क्रिएटिव एबिलिटी सीखते हैं। और ये बहुत बेहतर ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति आने वाले दिनों में बन सकते हैं और देश के बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट देश के लिए कर सकते हैं। से फिर स्पोर्ट्स में उनकी लाइकिंग शुरू होती है, उनकी रुचि बढ़ने लगती है और हो सकते हैं बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बने। और स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं बने, नॉर्मली अगर वो रेगुलर कोई भी खेल अगर खेलते हो तो एक बहुत जिम्मेदार, बहुत अच्छे ऐसे नागरिक देश के लिए बनते। इसका कारण यह है कि जब आप कोई खेल खेलते हो ना तो कई सारे एडिक्शन से दूर रहते हो, एडिक्शन से, कोई लत जो होती है उससे दूर रहते हो। और एक हमेशा आपका जज्बा जो होता है, आपकी पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो स्पोर्ट्स पर्सन जो ऐसे होते हैं, जो हम कहते हैं ना स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तो वैसे होता है। जीवन में उतार चढ़ाव, हार जीत लगी होती है, आपको समझ में आता है। एक अच्छे नागरिक बन के आप देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हमें अच्छे नागरिक बनाने हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं ना जिनके हाथ में धरोहर है हमारे देश की, तो क्योंकि उसके लिए बहुत जरूरी है ये खेल। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हमने खिलौनों का व्यापार करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करना चाहिए, वो है मोबाइल। आज मोबाइल की लत इतनी बुरी तरह से बच्चों में है और इसका कारण यह है कि 6 महीने के बाद जैसे बच्चे रोने लगते हैं तो उनके ही माँ बाप उनके हाथ में वो मोबाइल थमा देते हैं कि तू देख मैं अपना काम करूं। और इतनी बुरी तरह से अब ये लत लग गई कि बच्चे का जो विकास होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और ये पूरी दुनिया की ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। यहां तक के यूरोप में 2 देश ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने देश में कानून लागू किया है कि 12 बरस तक आप बच्चों को मोबाइल नहीं दे सकते, घर पे भी नहीं दे सकते। यानी इतने दुष्परिणाम अभी इस मोबाइल के हैं। और इससे अगर लत को छोड़ना है तो बहुत अच्छा तरीका है ये खिलौने। तो अगर हमें देश के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है तो बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ जो व्यापार सिर्फ 0.3% है या बहुत कम है देश में, इसको बढ़ाना है। आने वाले दिनों में कहते हैं कि 4.4 बिलियन यानी 38,000 करोड़ का हमारे देश में वो बिजनेस बनेगा। लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल हमारे देश में है। एक्सपोर्ट का तो पोटेंशियल है, लेकिन हमारे देश में, और ये जरूरी है हर बच्चा कोई ना कोई खिलौने खेले और उसमें अपने एबिलिटीज का विकास करे। और दोस्तों कई सारे ऑप्शंस हैं। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग में एक सावंतवाड़ी करके तहसील है, वहां के जो लकड़ी से बनाए हुए खिलौने हैं वो पूरे अपने देश में प्रसिद्ध है। और ऐसे कई सारे खिलौने हम बना सकते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में जो एग्जांपल है वैसे ही कई सारी जगह पे लकड़ी के बनते हैं, बांबू के बनते हैं, ये हमें दिखाई देगा। दूसरे क्लॉथ से यानी कपड़े से कई सारे खिलौने बनते हैं। अलग अलग जगह में, अलग अलग राज्यों में ये बनाए जाते हैं। और हम वहां के जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे कई तरह से अच्छे खिलौने बनाए जा सकते हैं। ऐसी लोकल कला हमारे यहाँ विकसित हुई है। ये जो हस्तकला है हर राज्य की अपनी अपनी है। हर क्षेत्र में आपको दिखाई देगा कि ऐसे कोई ना कोई क्राफ्ट है, ऐसे कोई ना कोई हस्तकला है कि जिससे हम कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। और मैं अगर खिलौने की बात करूं तो सिर्फ खिलौने के एंगल से अगर आप देखो तो खिलौने के बनाने की भी कई अवसर, कई पॉसिबिलिटीज हमारे क्षेत्र में, बस वही हमारा काम। और दोस्तों ये सभी जो प्रोडक्ट्स हम तैयार कर रहे हैं ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट होने वाले हैं, क्योंकि आज ग्लोबल स्टैंडर्ड को लेकर जो भी चीजें है ना वो प्राकृतिक में आती है। हम जो भी चीजें तैयार करेंगे, हम जो भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं वो पूरी तरह से सस्टेनेबल तो होंगे, लेकिन जिस एक्सपोर्ट के लिए जो चीजें लगती है, पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बेचने के लिए जो चीजें लगती है वो सब हमारे यहाँ इनबिल्ट है। तो हम पूरी, हमारे लिए मार्केट अपने देश तो जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पूरी दुनिया का मार्केट आज हमारे देश के लिए है। और इस इंडस्ट्री के लिए अगर स्पेयर पार्ट्स की कमी है, अगर कुछ चीजें हैं जो हमारे देश में नहीं बनती तो बनाएंगे ना। तो वही तो हमारा रोल है हमारे लेवल पे एमसीएल का। अगर इसके लिए कुछ स्पेयर पार्ट है या मोटर बनाने वाली कोई व्यवस्था तैयार करनी है तो उस व्यवस्था का निर्माण करेंगे। वो काम एमसीएल का रहेगा। इसके लिए बहुत बड़ा बिजनेस स्केल पॉसिबल हो सकता है। यानी सिंपल हैंडीक्राफ्ट से, सिंपल हस्तकला से कई सारे ऐसे सेक्टर्स है जिसमें बहुत बड़ा काम भारत का हो सकता है। और ऐसा ही टॉय सेक्टर है, ऐसा ही खिलौने का सेक्टर है। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा सेक्टर ये बन चुका है। और इसमें सबसे बड़ा काम हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जो तैयार करेंगे वो मशीन से नहीं बनेगा। और मशीन से ऐसा समझिए कि कई सारे प्रिंट आप बनाएंगे, लेकिन जो हाथों से बनाई हुई पेंटिंग होती है वो अलग ही होती है उसकी का। और ये तो हम ऐसे बना रहे हैं कि जो 100% प्राकृतिक रिसोर्सेज से है, जो बहुत बेहद ही खूबसूरत है,
और पूरी तरह से बच्चों के लिए सेफ है। तो इसके लिए ऐसा समझिए कि मार्केट रेडी है। आज जो 15,000 का बिजनेस है वो 10 गुना तक लेके जा सकते हैं, इतना पोटेंशियल आज हमारे देश में। और यही हमें करना है, यही आपको भी अपने तहसील में, अपने ग्राम पंचायत में ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज है जो हम कर सकते हैं, बस उसके बेस पे बिजनेस एक्शन प्लान बनाना है और उसको एग्जीक्यूट करने का काम भी फिर फंडिंग करेंगे, प्रोफेशनल्स करेंगे और मिलके हमें वो जो पोटेंशियल है उसको अचीव करना है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस टॉय इंडस्ट्री में भी, इस खिलौनों की इंडस्ट्री में नंबर 1 काम भारत करेगा। जो भी चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, हम वहां नंबर 1 जा सकते हैं। और ऐसे ही काम करके हमें अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 इकोनॉमी बनानी है।